पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। और अधिकांश जिलों से प्रस्ताव प्राप्त भी हो गया है, जो आने वाले समय में हमारे सभी उद्यमियों को एक वहाँ पे गाइडेंस के लिए या एक मेंटोरशिप के लिए वो एक केंद्र हो जाएगा कि उनको अपने नज़दीक में ही, अपने अनुमंडल मुख्यालय में ही किसी न किसी कॉलेज से वो जुड़े हुए रहेंगे, जो उनको एक तरह से उनको एक सहायता उपलब्ध कराएगी। तो आने वाले समय में ये सेंटर्स हमारे जब फंक्शनल हो जाएंगे, तो हमारे जितने भी उद्यमी जो छोटे-छोटे एंटरप्राइजेज़ को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उनको ये बहुत बड़ी मदद इन केंद्रों के माध्यम से मिलेगी। मुझको आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि बिहार में जहाँ 1000 करोड़ के आसपास के निवेश नहीं आया करते थे सिंगल इन्वेस्टमेंट, विगत 2 माह में 2 बड़े निवेश हमें प्राप्त हुए हैं, जो 1000 करोड़ से अधिक के हैं। आप अवगत हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अडानी समूह का जो अंबुजा सीमेंट का प्लांट वारसलीगंज में आ रहा है, उसके शिलान्यास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए भी थे, जो लगभग 1600 करोड़ का है। और कोको कोला के माध्यम से भी बक्सर के नवानगर में लगभग 1200 करोड़ के आसपास का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। बियाडा ने लैंड भी उनको आवंटित कर दिया है। तो अब बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो रहा है जहाँ पे 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं पर हम काम करेंगे और हमारा ये मानना है कि जैसे एक्सपोर्ट में बहुत पोटेंशियल है हमारे यहाँ, लेकिन दुर्भाग्य से जो बिहार से एक्सपोर्ट होता भी है, तो उसकी गिनती बिहार में नहीं आ पाती है। तो एक ड्राई पोर्ट हमारा आने वाले समय में बहुत जल्दी फंक्शनल हो जाएगा, तो बिहार से भी जब हमारा कस्टम क्लियरेंस होने लगेगा, तो बिहार से जो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, तो उसकी गिनती बिहार में होगी। नहीं तो जहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होता है, प्रायः वो एक्सपोर्ट का जो कोटा है या कहिए जो उसका कंट्रीब्यूशन है, वो उन स्टेट में ऐड हो जाता है जहाँ से वो कस्टम क्लियरेंस होता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत आवश्यक है और हमारी कोशिश है कि बिज़नेस को करने में हम जितना सरल कर सकें, तो लगातार विभाग का ये प्रयास है कि हम सरलीकरण की दिशा में हम काम करें, कि लोगों को यहाँ कोई उद्यम स्टैब्लिश करने में आसानी हो। और एक निर्णय हम लोगों ने अभी लिया है कि ग्रीवांसेस के लिए किसी भी उद्यमी को अगर कोई शिकायत है, बहुत बार विभिन्न इश्यूज़ आते हैं, चाहे वो पावर सेक्टर से जुड़ा हो या किन्हीं और विभाग से भी जुड़ा हो, तो उसको एक ऐसा हम लोग डैशबोर्ड बनाएँ, जैसे सिंगल विंडो हमारे निवेश के अप्रूवल के लिए होता है, तो उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए भी या उनके ग्रीवांसेस को भी दूर करने के लिए हमारे यहाँ एक ऐसी प्रणाली ऑनलाइन बने, जिसको हम लोग सचिव स्तर पर उसकी ट्रैकिंग भी हो सके, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी हो सके। तो आने वाले समय में जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने अपनी राशि निवेश की हुई है, तो उनके लिए एक सहूलियत हो जाएगा इस पूरे जब सिस्टम हमारा डेवलप हो जाता है। स्थानीय हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान केंद्र भी है और उसमें हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे बेहतर मार्केट दें, कि हमारे जो कलाकार हैं, जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिजन्स हैं, उनको हम क्या स्वरूप दें, कि उनको कैसे बेहतर हम मार्केट दें। तो टेक्नोलॉजी के भी के को जोड़ के एक उनको बेहतर मार्केट हम लोग देना चाहते हैं। साथ ही जो खादी बहुत बड़ा एक सेक्टर है, उसमें भी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं, तो खादी को भी हम लोग बेहतर रूप से रिवैम्प करें, उस दिशा में भी हम लोग योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि आने वाले समय में पूरे पूर्वी भारत में बिहार की बहुत बड़ी संभावना है, एक बड़े ग्रोथ इंजन के तौर पर उभरने में, और उद्योग विभाग लगातार प्रयासरत है। हमारी पूरी टीम हम लोग साथ मिलके एक बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाएँ और बिहार को एक इंडस्ट्रियल मैप पर हम लोग स्टैब्लिश कर सकें, इस संकल्प के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बजट में आवंटित हुए हैं, उसमें आपने 400 बुनकरों को दिया, बाकी बुनकरों को कब देंगे? नहीं, उसमें लगातार खास तौर से कुछ केंद्र, अगर हम गया में मानपुर की हम बात करें, या अगर कुछ क्षेत्र विशेष में है, तो उनका एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है और जिनके आवेदन प्राप्त हमको होते हैं, उन आवेदनों की जांच के बाद, सत्यापन के बाद जो उस अर्हता को पूरा करते हैं, उनको राशि हम देते हैं, चाहे वो मशीनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई और उनको सहायता हो। तो ऐसे कोई भी आवेदन मेरी समझ से बड़ी संख्या में कोई लंबित नहीं है, बल्कि आपके माध्यम से हम कहेंगे कि जो इन अर्हताओं को पूरा करते हैं, वो विभाग को अप्लाई करें और राशि हमारे पास है, उनको हम देंगे। और मैंने कहा भी कि अगर खादी को भी हम रिवैम्प कर रहे हैं, मैंने अपने संबोधन में ही कहा, तो हमारा हैंडलूम खादी जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार का बहुत बड़ा एक कहिए स्ट्रेंथ है ये सेक्टर, तो उसमें हम निश्चित रूप से हम लोगों की सहायता करेंगे। Sir, you mentioned 3 P's in Bihar Foundation. So how these 3 P's will work and affect the business in Bihar? And you also mentioned 28 chapters. 60 are on international and 12 are in India. So how this diaspora will
affect the Biharis on the international level? I think Kundan ji is the CEO of Bihar Foundation. He will reply. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार फाउंडेशन जो है वो उसका जो टैग लाइन है वो है बॉन्डिंग बिजनेस, ब्रांडिंग बॉन्डिंग एंड बिजनेस। तो ब्रांडिंग, आप जितना भी ये कार्यक्रम देखते हैं सरकार की, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सिर्फ उद्योग विभाग नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है या एजुकेशन रिलेटेड है, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको बहुत प्रमुखता से उसका प्रचार प्रसार अपने खुद के, हमारा जो डायस्पोरा जो स्टेट से बाहर रहता है, बिहार से बाहर रहता है, भारत के अंतर्गत दूसरे राज्यों में, और जो भारत से बाहर रहता है अन्य राज्यों में, अन्य देशों में, वो काफी अच्छे लेवल पे वो लोग काम करते हैं, काफी उनके खुद के अपने बिजनेस एक्टिविटीज हैं। और हर बार जो कोई बाहर होता है ना, उसको अंदर से एक अगर इमोशनल कनेक्ट उसका अपने स्टेट के साथ बना रहता है। हमारा काम एज बिहार फाउंडेशन ये है कि हम उनके साथ उनके साथ एक बॉन्डिंग जो उनकी है, उस बॉन्डिंग को हम लोग बनाए रखें, उसके बॉन्डिंग को, उनका इमोशनल कनेक्ट बनाए रखें, और वो हमारे लिए क्या क्या, हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं जिसमें उनका भी लाभ है और राज्य का भी लाभ है। इसके लिए हम लोगों ने जितने भी लोकल चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं 28 हैं, वो लोकल चैप्टर्स की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी 28 है, बट ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है। हम लोग बहुत जल्दी इसको अन्य देशों में भी और देश के अन्य राज्यों में भी इसके लोकल चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में माननीय उद्योग मंत्री ने राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में ये बिहार फाउंडेशन के लोकल ऑफिसेस को भी खोलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। तो आने वाले समय में जब वो ऑफिस होंगे, वो ऑफिस सिर्फ ऑफिस उनके नहीं होंगे, बल्कि वहां पर हमारे जो अपने उत्पाद है, हमारा जो कल्चर है, लोकल क्यूजीन है, उसके थ्रू हम लोग उसको वहां से उसको शोकेस करेंगे। तो जैसे ही आपका एक सेंटर होगा तो लोग आपको जुड़ेंगे, और लोग जुड़ने के बाद से वो अपने होमलैंड के लिए, होम स्टेट के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे बिहार बिजनेस कनेक्ट में भी उदाहरण हैं, जो काफी लोग हमारे जो आईटी सेक्टर में यूएस में है, जैसे टाइगर एनालिटिक्स हुआ, ये सब काफी बिहार के लोग हैं जो वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं और वापस आके अपने होम स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये बॉन्डिंग ब्रांडिंग बिजनेस के जरिए हम लोग वहाँ के जो हमारे डायस्पोरा जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनके साथ कनेक्ट करके, और हम अपने होम स्टेट में उनके लिए उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट कराने की का प्रयास हम कर रहे हैं, और उसमें हमें सफलता भी मिल रही है। सर, एक सवाल है कि पिछले 10 महीने में हम जैसा कि बोल रहे हैं, आपका पूछना, अगर कोई यूनिट, हमने कहा निवेश आ चुका ये है, अगर हम अडानी समूह कह रहे हैं तो 1600 करोड़ थोड़ी अभी पूरा खर्च हो गया, वो तो शुरू कर रहे हैं, मतलब उनके प्रोजेक्ट की अप्रूवल हुई है, वो काम कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं, 12 महीने 16 महीने उनको टाइम लगना है। तो रियल कंट्रीब्यूशन तो जब इकाई फंक्शनल हो जाती है उसके बाद वो आना है। लेकिन जहाँ हमारा कंट्रीब्यूशन अगर आप पूछ रहे हैं, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आने वाला भविष्य, मैंने ये कहा कि एक नया युग शुरू हो रहा है बिहार में इंडस्ट्रीज़ को लेके, तो ये कंट्रीब्यूशन आपको आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत विजिबल होगा। ये आंकड़ा SIP से निकला हुआ है, वही है ना? ये अभी पब्लिक डोमेन में है, आप देख सकते हैं उसको। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्या हुआ? नहीं, हम उसके आगे वो भी हम लोग तो उसको और एडवांस हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी तो विभाग की इच्छा है, हम लोग चाह रहे हैं कि हम 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पे भी जाएं, कि हर एक ब्लॉक की आइडेंटिटी हम क्रिएट करें किसी ना किसी प्रोडक्ट से या किसी क्यूजीन से, किसी जिससे उस प्रखंड के लोग उसमें प्राइड ले सकें, गर्व महसूस कर सकें। तो मुझको लगता है, जो मैंने कहा भी आपको, कि उपेंद्र महारथी संस्थान के माध्यम से भी जो हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको हम बेहतर मार्केट दें, ऑनलाइन एक्सेस उनको हम दें, ताकि हमारे आर्टिजन्स को, हमारे जो हस्तशिल्पी हैं या जो कलाकार हैं, उनको एक बेहतर मार्केट मिले। उस योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। दो विषय हैं, और बियाडा के MD हैं आलोक रंजन घोष जी, जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, रवि प्रकाश जी जो डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग हैं, और 2 नए पदाधिकारी जिन्होंने आज ही विभाग ज्वाइन किया है, डायरेक्टर टेक्निकल श्री शेखर आनंद जी और डायरेक्टर हैंडलूम निखिल धनराज जी। तो ये पूरा हमारा उद्योग विभाग है जो आपके सामने है, और हम आपको भी धन्यवाद देंगे कि बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित भी हुए हैं। सभी ने बताया है कि उद्योग विभाग क्या करने जा रहा है, हमने अभी तक हमारी उपलब्धि क्या रही है, और उससे रिलेटेड आपको कुछ मटेरियल भी आपके फ़ोल्डर में दिया गया है।
मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बाद में अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उनको हम उत्तर करने में हमें हमें प्रसन्नता होगी। 2005 से ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार में आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार में एक बढ़ता हुआ औद्योगिक वातावरण भी हो रहा है और भारत सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को जो मदद चाहिए, जैसे आपने अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिल रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बिहार के लिए जिन भी प्रस्तावों को हम लोग भेज रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है। अभी आपको जैसे कुछ जानकारियाँ मिली हैं, जैसे बियाडा जो बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, जहाँ ज़मीन बियाडा आवंटित करती है, पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया है। तो हमारे यहाँ लगभग 84 इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो 9 क्लस्टर में बटे हुए हैं। मंत्रिपरिषद ने ही 7 अगस्त को एक निर्णय की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारा जो लैंड बैंक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, लगभग 1800 एकड़ ही हमारे पास अब शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि समय के अनुसार हम अपने औद्योगिक क्षेत्र का हम विस्तार करें। तो आने वाले समय में बिहार के विभिन्न हिस्सों में, जैसा अभी एमडी बियाडा ने भी आपको बताया कि 7 जिले हमारे ऐसे थे जहाँ पर आज तक इंडस्ट्रियल एरिया बना ही नहीं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पूर्व से कार्यरत है, जहाँ ज़मीन की आवश्यकता है, वहाँ पर हम लोग ज़मीन अपने लैंड बैंक को बढ़ाने की भी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। एसईजेड की जानकारी आपको मिली, जहाँ बिहार को एक उपलब्धि मिली, जहाँ हमारे यहाँ एक भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं थे, उन सभी आहर्ताओं को हम लोगों ने पूरा किया और 2 स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय पीयूष गोयल जी को कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकारा और मात्र 1 माह के अंदर हम लोग को स्वीकृति प्रदान की और बिहार भी उन राज्यों में अब शामिल हो गया है जिनके पास स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन है। आने वाले समय में बियाडा के माध्यम से उसका विकास किया जाएगा और निवेश आकर्षित किए जाएंगे। गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आप अवगत होंगे, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसकी स्वीकृति दी है। 10 राज्यों से ये इंडस्ट्रियल एरिया गुजरेगा, ये जो नेटवर्क है, और 12 इंडस्ट्रियल नोड बनाए जा रहे हैं। उसमें गया को एक स्थान मिला है। 1700 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी उसकी एक्विजिशन की कार्रवाई हो चुकी है, उसकी जो औपचारिकताएँ हैं वो पूर्ण हुई हैं और भारत सरकार द्वारा लगभग 28,000 करोड़ का निवेश इन इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। जो निवेश आएंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो अलग है, देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 28,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेगी और एक अनुमान के तहत लगभग 10 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और 30 लाख मतलब 3 मिलियन जिसको आप कहेंगे, 30 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की एक संभावना है कि पूरा जब ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन जाएगा उस पे इतने सारे रोज़गार पूरे देश के युवाओं के लिए उपलब्ध होगा और हमारे यहाँ भी बिहार में गया के माध्यम से होगा। और गया के साथ एक एडवांटेज और भी है कि एक्सप्रेस हाईवे हमारा जुड़ रहा है जो आमस से दरभंगा जा रहा है, तो जो हमारा नॉर्थ साउथ है वो भी अब जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले समय में हम सबको मिलेगा। मुझको प्रसन्नता है, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय गिरिराज जी को, वस्त्र मंत्रालय के मंत्री हैं, कि हमारे जो प्रस्ताव गए उनके माध्यम से बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट भी जुलाई माह में पटना में आयोजित हुआ था और जो प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा, चाहे कुछ क्लस्टर के निर्माण के लिए जो भागलपुर बांका क्षेत्र के अलावा गया के लिए, उसकी स्वीकृति उन्होंने दी है। साथ ही 2 बड़े एक्सपो, एक पटना में और एक गया में, आने वाले समय में उसका भी आयोजन उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा। अभी गया में आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के माननीय मंत्री हैं, उनका एक कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लाभार्थियों को हम लोगों ने लाभ दिया और बिहार के हर एक ज़िले में इस तरह का आयोजन किया गया था और उन्होंने उस दिन घोषणा भी की और मुझको बताते हुए प्रसन्नता भी है कि उद्योग विभाग के माध्यम से एक टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की स्वीकृति उद्योग विभाग ने दी है, जो आने वाले समय में गया में उसकी स्थापना होगी। जो हमारी जो इकाइयाँ आएंगी उनके लिए एक बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट का वो केंद्र बनेगा और भारत सरकार को हम लोगों ने आग्रह भी किया है कि कुछ एक्सटेंशन सेंटर्स भी वैसे मिले जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में हम लोग स्थापित कर सकें। मुझे आशा है कि शीघ्र भी उसकी स्वीकृति हम सबको प्राप्त होगी। मैं आदरणीय हरदीप पुरी जी से मिला था जो पेट्रोलियम मंत्री हैं और हमने आग्रह किया कि कंप्रेस्ड बायोगैस जिसे सीवीजी कहते हैं, बिहार में बहुत संभावना है। तो उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा भी है कि बिहार सरकार जहां ज़मीन उपलब्ध कराएगी वहां पे जो ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके माध्यम से कंप्रेस्ड बायोगैस की इकाइयाँ स्थापित होंगी। तो अब हम लोग लैंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़मीन हो सकती है जहाँ पे ये ऑयल कंपनीज़ आने वाले समय में कंप्रेस्ड बायोगैस की यूनिट्स को इस्टेब्लिश करेंगी। जैसा आपको बताया गया कि
हम लोग उद्यमिता पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं और उसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हो रही हैं। उसी में हम लोगों ने तय किया कि बिहार में जो 101 अनुमंडल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमिता का कल्चर नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग फर्स्ट जनरेशन में लोग आगे आ रहे हैं और विभिन्न श्रेणियों में लोग अपने एंटरप्राइज़ को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। उनकी सहायता के लिए हम लोग बिहार के सभी अनुमंडल में मेरा नाम कुंदन है। मैं अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बियाडा के पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया हुआ है। और जैसा सचिव महोदय ने अपने उद्योग विभाग के बारे में बताया, मैं और निदेशक उद्योग ने भी उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। आप सब अवगत हैं कि उद्योग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है लैंड। और लैंड का जो अलॉटमेंट है इंडस्ट्रियल एरिया में और उसका रख रखाव और वहाँ के जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसके अंतर्गत होता है, वो बियाडा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी उसके बारे में निदेशक महोदय ने भी आपको सब कुछ उसमें बता दिया है कि हमारे कितनी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं और कितना हमारा अभी जो रीसेंट जो इम्पोर्टेंट चीज बिहार के लिए हुई है वो है गया का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो AKIC के तहत एक नोड है जो हमें मिला है, और उसकी जो लैंड एक्विजिशन का कार्य है वो खत्म कर दिया गया है। और ये आने वाले समय में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होगा हमारा। और धीरे धीरे इसमें जो की इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और धीरे धीरे इस यहाँ पे भूमि अलॉट की जाएगी और होपफुली आने वाले समय में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी बनेगा। और जो 2 SEZs हुए हैं वो बहुत खुशी की बात है, एक बेतिया में वेस्ट चंपारण में और एक बक्सर में। उससे भी जो एक्सपोर्ट पे हमारा जो योगदान भारत के एक्सपोर्ट पे बिहार का योगदान जो कम है, जिसमें आने वाले समय में हम लोगों ने उसको 0.5% से 5% करने की कोशिश की है, उसमें ये SEZs जो होंगे वो काफी कुछ हमें योगदान देंगे। क्योंकि आप सबको पता है SEZs में जो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं उन्हीं को एस्टैब्लिश किया जाता है। तो ये 2 जो SEZs आए हैं वो बहुत हर्ष की बात है। और आने वाले समय में जो बियाडा की जो उद्योग विभाग के अंतर्गत जो बियाडा है उसकी जो प्राथमिकता है वो हमारे ऐसे 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं है, इंडस्ट्रियल लैंड नहीं है, हमारा कोई क्षेत्र वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। तो पहले हमें उन 7 जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया बनाना है जिससे कि जो वहाँ के उद्यमी हैं वो भी एनकरेज हो और उनको किसी प्रकार से कोई शॉर्ट कमिंग्स नहीं लगे कि उनके जिले में नहीं है। और प्लस जो हमारे एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं वहां पे भी धीरे धीरे जो उद्योग विभाग के पॉजिटिव नीतियों की वजह से बहुत सारे लैंड का बहुत तेजी से अलॉटमेंट हो रहा है। तो वहां भी हम लोग एरिया हर शहर में हर डिस्ट्रिक्ट में ये इंडस्ट्रियल एरिया को हमें बढ़ाने का भी जिम्मा मिला है, जो हमारे प्रोस्पेक्टिव नीति में शामिल है। इसमें एक और जो चीज है वो है लैंड पूलिंग सिस्टम। बहुत बार क्या होता है कि सरकार और मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे लैंड पूलिंग सिस्टम के द्वारा भी प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वो भी हमारे एक भविष्य की नीति में शामिल है। और इसमें बिहार सरकार ने लैंड पूलिंग सिस्टम जो है वो अप्रूव कर रखा है। उसके अंतर्गत आने वाले समय में होपफुली हम लोग नए इंडस्ट्रियल एरिया स्टैब्लिश कर पाने में सक्षम होंगे। और जो छोटी मोटी जो नीति ग्रीटीज हैं, जो कितने इंडस्ट्रियल एरिया, कितने प्लॉट हम लोगों ने अलॉट किए, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो अगर आपका कोई बाद में विषय होएगा तो उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। 5% से हमारा निर्यात, तो इसको कहा गया है कि 5% तक करेंगे। इसका क्या एक्शन प्लान है? सिर्फ ड्राई पोर्ट है कि उसके अलावा कुछ? देखिए, जैसा कि मंत्री जी ने अभी बताया कि हमारे बहुत निर्यात ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हमारे इसमें नहीं आ पाता है क्योंकि हमारे पास ड्राई पोर्ट नहीं है। ये ड्राई पोर्ट जो आएगा इससे बहुत बड़ा शब्दा वृद्धि होगी। और दूसरा जो हमारा फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने सोचा है कि इसमें हम लोग निर्यात का बहुत असीम संभावना है, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। मखाना तो दूसरे राज्य से निर्यात हो रहा है। एग्जैक्टली तो यहाँ से भी हमारा प्रयास यही है कि हम यहाँ से फूड प्रोसेसिंग में, चाहे वो मखाना हो, इसमें बिहार से जो निर्यात होता है उसमें लगभग 66% पेट्रोलियम उत्पाद है, लगभग 27% फूड प्रोसेसिंग आइटम्स होते हैं। तो मेनली पेट्रोलियम जो कि बरौनी रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स यूजुअली नेपाल और अदर नियर बाय कंट्रीज में जाते हैं।
हैं, तो मेन फोकस एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम पहले एक्सपोर्ट के लिए बनाए जिससे कि निर्यात हो, जैसे अभी इरेडिएशन प्लांट या एक्सपोर्ट पैक हाउस के बारे में आपको बताया गया। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जब तक आप इरेडिएटेड फूड आइटम नहीं रहेगा तो उसका एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो एक तो स्ट्रैटेजी है कि हम एक्सपोर्ट के लिए इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं ताकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में खास तौर पे उनको हेल्प मिल सके। दूसरा है जो सर ने बताया अभी ड्राई पोर्ट के बारे में कि अभी जो मखाना की बात करते हैं, तो इनफैक्ट अगर यहाँ भी जो मखाना कुछ यूनिट्स बना रही हैं, लेकिन चूंकि कस्टम्स क्लियरेंस के लिए उनको दूसरे राज्यों में से ही जाकर देना पड़ता है, तो उसके कारण वो बुक हमारे स्टेट में नहीं होता एंड फिगर्स, भले वो एक्सपोर्ट यहाँ की बनाई हुई कमोडिटी हो रही हो। तो दूसरा है हम कि नए और यूनिट्स को लगाएं, जैसे कि पीएमएफएमई में जो छोटी यूनिट्स भी है मखाना की, वो भी यूएस में, ओमान, दुबई इत्यादि में एक्सपोर्ट कर रही है, बट अभी उनका वॉल्यूम कम है। जो बड़े उद्योग है मखाना के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, फॉर एग्जांपल मधुबनी में एक यूनिट है, उसके द्वारा भी एक्सपोर्ट किया जाए। तो दूसरा हम लोग अपने पॉलिसीज के माध्यम से और नई यूनिट्स को फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इनकरेज करें। इवन एसईजेड्स जो हम लोगों ने कहा है, एसईजेड्स यूनिट्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जब वहाँ पे आएंगे, दैट आल्सो विल कंट्रीब्यूट, जो आप 5% बोल रहे हैं ना, वो सब उस पे। सर ये जो 50,000 करोड़ के निवेश की बात आई थी पिछले दिनों, उसमें कितना अब तक प्रस्ताव आपके पास आ चुका है और पाइपलाइन में कितना है? कितने एग्जीक्यूट हुए हैं एमओयू के बाद? जी जी जी। Really around say 5 to 10%, 10%, isn't it? उससे ज़्यादा। बट अभी उसका एक जो कहाँ से उसका ये निकलता है, उसमें आप इंडस्ट्रियल एरिया का भी देखेंगे तो 2022-23 में हम लोगों ने टोटल 735 प्लॉट्स जो है वो एलोकेट किए हैं, और उसमें करीब करीब 9,622 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दिस अगेन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि जो एमओयू हमारा बिहार बिजनेस कनेक्ट में हुआ था, उसका कुछ पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया में अभी आके इन्वेस्ट करते हैं। नहीं सर, बेसिकली वी आर आस्किंग टू 36,000 आपका करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके अलावा बाकी पाइपलाइन में है। कुछ कंपनीज ने जिन्होंने एमओयू किया था, अभी वर्तमान में उन्होंने कुछ भी निवेश के दिशा में भी बहुत सारा कुछ नहीं किया है। इसमें से अधिकांश जो यूनिट्स है उसको हम लोगों ने बियाडा के माध्यम से जमीन भी उपलब्ध कराई और फैसिलिटेट भी कराया। शुरू हो चुका है ये जो हमारा स्ट्राइक रेट इसमें काफ़ी अच्छा रहा है। तो जैसा कि बताया कि वी हैव 50,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट का शुरू हो चुका है। अच्छा, एक सवाल ये था सर कि 101 जो अनुमंडल स्तरीय उद्यमिता विकास केंद्र का विकास होना है, तो उसका क्या कोई टाइम फ्रेम भी है, कब तक होगा और क्या कुछ इसमें होने जा रहा है? जो मेंटर्स होंगे वो कौन लोग होंगे, क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए ये जिन अनुमंडलों में हम लोगों ने, विभाग ने इसकी पूरी गाइडलाइन जारी की है और सभी जिलाधिकारी को हम लोगों ने पत्र भी भेजा है और उनके यहाँ से अनुशंसा हम लोग को प्राप्ति हुई है। जो मैंने कहा कि अधिकांश जिलों में हमें आ गई हैं, कुछ जिलों से आना शेष है। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि टेक्निकल कॉलेजेस हैं, जैसे हमारी पॉलिटेक्निक है कहीं पे, या अगर कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है या कोई और इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो उनको हम लोग चयनित कर रहे हैं और उनको हम लोग भी हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको ह्यूमन रिसोर्स के लिए कुछ संसाधन भी हम उनको, हर एक सेंटर को हम दे रहे हैं। और आने वाले समय में वो एक तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट वो रहे, चाहे वो स्टार्टअप हो या कोई इनोवेशन के लिए कर रहा हो या मुख्यमंत्री उद्यमी या लघु उद्यमी, उसमें वो व्यक्ति जाए, अगर कोई शंका है, वो समझ नहीं पा रहा है, कहीं वो अटक रहा है, कहीं रुक रहा है, तो वो केंद्र उसको हेल्प कर सकेगा। तो एक एम्बिशियस प्लान है हमारा, थोड़ा उसको समय लगेगा इस्टेब्लिश होने में, लेकिन हमारे लिए वो हाई प्रायोरिटी है, क्योंकि जितनी राशि हम उद्यमिता पर खर्च कर रहे हैं डिफरेंट स्कीम्स में, या प्रधानमंत्री रोजगार ही ले लीजिए, तो सबका मैंडेट उन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि उनको हम हैंड होल्डिंग दें। सर, ये जो आपका स्कीम है बिहार लघु उद्यमी, इसमें स्वागत है। ये हमारी टीम आपके सामने बैठी है। ये जो टीम है काफ़ी नई टीम है और इसमें जो सबसे पुराना है वो हमको लगता है कि 6 माह पुराना है। तो इट्स एन एब्सोल्युटली न्यू टीम विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू एम्बिशंस एंड न्यू एस्पिरेशंस। तो आज का जो हम लोग एक ओवरव्यू, हमारा आज फ्लो ऐसा रहेगा कि हम लोग शुरू में एक ओवरव्यू दे देंगे कि डिपार्टमेंट की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, और उसके बाद माननीय मंत्री आप लोग को संबोधन करेंगे। तो उद्योग विभाग, जैसे आपको पता है कि कई स्तर पे काम करता है। एक जो एक ज़मीनी स्तर पे भी है और एक बड़े स्तर पे इन्वेस्टर्स को लाने का। तो हमारा तीन हम कार्यों पे फोकस करना चाहेंगे। एक है जो हम लोग इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं, और आपको पता होगा विगत 2 सालों में, 3 सालों में काफ़ी प्रगति हुई है इस विषय पे।
हम लोगों ने एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया था, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से, और उसके बाद उसके अंतर्गत कई नई पॉलिसीज का फ्रेमवर्क बनाया है। इन पॉलिसीज से एनकरेज होके काफ़ी इन्वेस्टर्स आए हैं हमारे पास, और लास्ट ईयर दिसंबर में एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था, जिसमें करीब 280 लोगों के साथ एमओयू हुआ, और उसके बाद हमारे करीब 50,000 करोड़ का हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। तो एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है यहाँ पे। और उसके बाद एक तो बड़े इन्वेस्टर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास हम एमएसएमई सेक्टर्स पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि हम लोग अगर रूरल इकोनॉमी और डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में हम लोग फोकस करते हैं, तो उससे एक न सिर्फ लोगों को नौकरी मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि जिनको भी स्वरोजगार मिल रहा है वो कुछ और लोगों को रोजगार देने के लिए संबल हो जाएंगे। तो एमएसएमई के माध्यम से हम लोगों ने इस बार 12,000 के करीब दिया है। आपके फोल्डर्स पे जो है उसमें स्टैटिस्टिकल डिटेल्स है उसमें सारे। और ये हमारा बिहार वन ऑफ द अग्रणी स्टेट से पूरे इंडिया में जो पीएमईजीपी जो हमारी योजना है उसमें हम लोगों ने काम किया है। इसके अलावा राज्य सरकार की 2 योजनाएं हैं हमारी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना। इसमें हम लोगों ने इस बार की लॉटरी कर दी है, करीब 9200 लोगों का हम लोगों ने सिलेक्शन किया है। बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस आया इस बार हम लोगों का। उसका सिलेक्शन हो गया, उनकी तैयारी उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, और इससे हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जो छोटे उद्यमी हैं उनको हम लोग सब्सिडी देंगे, और साथ में बहुत ही मामूली 1% पे हम लोग लोन भी देंगे। लघु उद्यमी योजना में कोई टारगेट नहीं है, ये सैचुरेशन इस मेथड पे है, और इस पे ये है कि जो भी एलिजिबल है परिवार उनको दिया जाएगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने करीब 200 करोड़ बांट दिया है 40,000 लाभार्थियों के बीच में, और इस साल हमारा लक्ष्य है कि इससे भी ज़्यादा हम लोग करेंगे। इसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ की जा रही है। ये दोनों के बीच में एक आता है जो हम लोग के यूथ है, जो एनर्जेटिक है और जो जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, उनके लिए हमारे पास स्टार्टअप योजना है। और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत हम लोगों को नवाचारी प्रयोग, इनोवेटिव के लिए, या कोई उनके पास ऐसा कुछ आइडिया है जो एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो सकता है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कन्वर्ट हो सकता है, उसको हम लोग करते हैं। और ऐसे लोग जो जिनके पास आइडियाज़ है लेकिन उनके पास ये सक्षम नहीं है कि उसको एक डीपीआर के रूप में देने के लिए, तो उसका हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं हमारा आईआईटी के साथ एमओयू है उसके साथ। तो संक्षेप में यही है कि उद्योग विभाग जो है हर लेवल पे काम कर रहा है, और कृत संकल्प है कि आने वाले समय में और भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और भी रोजगार सृजन की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, और साथ ही एक रूरल एरियाज में लोगों को संबल और स्वरोजगार बनाने में हम लोग सफल होंगे, यही हमारी आशा है। धन्यवाद। 2023 में हम लोगों ने बिहार इन्वेस्टर समिट जो कराया था पटना में, उसमें कुल 600 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, और उसमें 50,530 करोड़ का इकरार हुआ था। एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। इसमें कई बड़े नाम थे, अदानी, जेके सीमेंट, ब्रिटानिया, न्यूजील, टाइगर एनालिटिक्स, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया और निवेश भी किया। प्रमुख औद्योगिक पार्क जो राज्य में है, उसमें विशेषकर मेगा फूड पार्क मोतीपुर, जिसमें कि 144 एकड़ में ये मेगा फूड पार्क है, उसमें 180 करोड़ के निर्माण की परियोजना लागत इसमें लगी है। इसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां स्थापित की जानी है। इसी प्रकार से रेडिएशन सेंटर कम पैक हाउस जो बीटा में तैयार हुआ है, इसमें 53 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। यहाँ से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य के जो विशेष कृषि उत्पादक उनको निर्यात बढ़ाने के लिए उनके इसकी स्थापना की गई है। इंटीग्रेटेड एक्सपोर्ट पैक हाउस 9 करोड़ की लागत से निर्मित हुआ है। इसी प्रकार से चमड़ा उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए महबल मुजफ्फरपुर में इसका 940 करोड़ की लागत से 62 एकड़ की क्षेत्रफल में इसका निर्माण कराया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से बेल्ट, जूता, पर्स इत्यादि के उद्यम लगाने की योजना है। इसके अलावा अभी वर्तमान में चमड़ा क्लस्टर, जो टैनरी क्लस्टर जिसको हम लोग कहेंगे, किशनगंज में इसकी स्थापना की बात हो रही है। लगभग 34 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसका कार्य अभी प्रारंभ शुरू होना है।
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 105 एकड़ में इसका विकसित इसको किया जाना है और इसमें मुख्य रूप से कच्चे माल और उत्पाद को परिवहन की सुविधा लाने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है और ये गया में इसकी स्थापना की जानी है। इसके लिए एक 1670 एकड़ भूमि में इसको विकसित किया जा रहा है और इसके बनने के उपरांत ये राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क होगा। नवानगर और कुमारबाग, नवानगर बक्सर में और कुमारबाग बेतिया में 125 एकड़ में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको कि SEZ बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका निर्माण भी इसकी सहमति भारत सरकार से प्राप्त हो गई। अगर रोजगार सृजन की हम लोग बात करें कि राज्य की जो विभिन्न विभाग की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसके तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में अब तक 34,441 लाभार्थियों को 2,696 करोड़ की सहायता प्रदान की जा चुकी है। जैसा कि मैडम ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 लाख तक की सहायता हम लोग देते हैं, जिसमें कि 5 लाख अनुदान होता है और 5 लाख 0% बिना किसी इंटरेस्ट का सॉफ्ट लोन हम लोग देते हैं। इसी प्रकार बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। इसमें राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनके लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो इसमें 40,000 से अधिक लाभुकों में इसका चयन करते हुए 200 करोड़ से अधिक की राशि इसमें दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, इसमें 2023-24 में 13,500 से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उसमें से 10,552 का वितरण भी किया जा चुका है। ये हर्ष का विषय है कि पूरे देश भर में PMGP योजना के अंतर्गत ये आवेदन अग्रसारण में हम लोग राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर और ऋण स्वीकृति में चौथे स्थान पर और मार्जिन मनी के वितरण में पूरे देश भर में तीसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFM में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने के लिए हम लोग को हमारे राज्य को सम्मानित किया गया और हम लोगों का सबसे बेहतरीन उपलब्धि पूरे देश भर में रहा था। इसमें इस योजना के माध्यम से 54,000 से अधिक रोजगार भी सृजन किए गए। समग्र योजना के अंतर्गत 2023-24 में 59 मेट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ है और इसमें 6.5 लाख से भी अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है और 1100 से अधिक लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसको MSME हम लोग कहते हैं, इसके अंतर्गत 140 करोड़ बिहार राज्य को आवंटित किया गया था। इसमें MSME की पुनर्बहाली के उद्देश्य से कोविड-19 के बाद काफी MSME शिथिल पड़ गए थे, तो उसमें रैंप योजना लाई गई थी ताकि उनको सहायता दी जा सके। इसमें इसके अतिरिक्त PM विश्वकर्मा योजना जो इसमें 18 ट्रेड्स को समर्थन देने के लिए योजना लाई गई। इसका कार्य अभी चल रहा है, जिलों में अग्रसारण और फॉर्म कलेक्शन का कार्य चल रहा है। MSME MSE CDP योजना अंतर्गत 4 क्लस्टर्स की स्वीकृति भारत सरकार से हम लोगों को मिली है, जिसमें कि विशेष रूप से जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें जो बेसिक संसाधन है इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर सड़क, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज, सोलर लाइट्स इत्यादि की सुविधा विकसित की जा रही है। स्टार्टअप योजना जो बिहार सरकार की है ये 2017 से लागू है। अगर इस वित्तीय वर्ष की बात करें तो अब तक 700 स्टार्टअप्स ऐप्स को पंजीकृत किया जा चुका है और इन 700 में से 107 वैसे स्टार्टअप है जिनका नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। स्टार्टअप्स को कुल 45.6 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई है और इन स्टार्टअप्स को 25 लाख तक बिना ब्याज का ऋण और 50 लाख तक मैचिंग ग्रांट भी दिया जाता है। आप लोग अवगत हैं कि बिहार में बिजनेस हब या बी हब कार्यशील स्थान विकसित करने के लिए ऑफिस स्पेस वैसे स्टार्टअप्स को जिनके पास नहीं है उनकी सहायता के लिए हम लोग काफी कम रेट्स में कम दर पर उनको ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराते हैं। इसमें 311 उद्यम जो है इसमें स्थान पा सकते हैं। IIT पटना जैसे संस्थान के द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और इनोवेशन चैलेंज जैसे कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। हैंडलूम और रेशम विकास में जो वर्तमान वर्ष में 2024-25 में 305 लाख रुपए यानी 3 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 400 बुनकरों को 15,000 प्रति बुनकर के हिसाब से उनके खाते में राशि रिसीव कराई गई है। इसी प्रकार से अन्य योजनाएं हैं, इसमें इलेक्ट्रिक सब्सिडी योजना, छात्रवृत्ति योजना, हैंडलूम मार्केटिंग सहायता योजना इत्यादि योजनाएं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही है और उद्योग विभाग का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए सतत सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। धन्यवाद।
हूँ कि ये जो बिहार विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस योजना के बारे में बताया भी था, और चुनाव से जस्ट पहले ये पहली बार इस स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया, और लगभग उसमें 34,000 के आसपास बेनिफिशियरी को हम लोगों ने पहली किश्त दी है। तो ये हमारी कोशिश है कि प्रत्येक वर्ष, क्योंकि एक बार में आप कल्पना करेंगे कि जितनी राशि की आवश्यकता है वो राशि एक बार में नहीं हो सकती है। तो जैसा हमारा बजट एलोकेशन है, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य भी बढ़े, स्कीम को हम फाइन ट्यून भी करें। दूसरी किश्त भी अभी हमको देनी है जिन लाभुकों ने पहली किश्त पर काम किया है, और इस साल का भी हमको चयन करना है। तो वो कोशिश है, लेकिन ये डिपेंड करेगा राशि पर, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट, अगर आप जो 94 लाख परिवार कह रहे हैं जो आइडेंटिफाइड हुए हैं एज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एज पर दी कास्ट सर्वे, उनको ये देने का लक्ष्य है। लेकिन धीरे धीरे इसमें थोड़ा समय इसको लगना है, वो आप भी इस बात से अवगत होंगे। लेकिन हमारी कोशिश है कि उस लक्ष्य को हम लोग जितनी जल्दी प्राप्त कर सकें, लेकिन फंड्स उसके लिए बहुत आवश्यक होगा इतने बड़ी संख्या को इस स्कीम का लाभ देने में। सर, ये 236 जो कंपनी बता रहे हैं कि 36,000 करोड़ का निवेश किया है, बड़ी कंपनी का नाम, 2-4 नाम बता सकते हैं? अच्छा, और इसमें ये भी समझिएगा, नाम बताया जा रहा है आपको कि ये, क्योंकि ये प्रोसेस शुरू हुआ है, 3 महीना 4 महीना तो कोड ऑफ कंडक्ट में गया, तो जिनको ज़मीन चाहिए तो लैंड अलॉटमेंट का काम हो रहा है, या कुछ जगह पर उन्होंने ज़मीन अपनी ली है, तो उस प्रोसेस को इनिशिएट हुआ है। मुख्यतः ये दिसंबर के आसपास ये MOU साइन हुए थे, और 15 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट ही लग गया था। तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन उन्होंने जो औपचारिकताएँ हैं, अधिकांश की औपचारिकताएँ पूरी हो चुकी हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या सर कि have they agreed? नहीं, वो ब्रीफ तो आपको बताया गया ना, 36,000 हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड। ये जो बताया गया ना कि 36,000 था, उसमें इट इज़ नॉट अ फिगर that is just a part of MOU. It is a figure. MOU was for 50,000 crores. Now out of that 36,000 crores का आ चुका है हमारे पास, और वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इस्टेब्लिशमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें होता है कि उनको ज़मीन दिया जाता है और उसके बाद उसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लेते हैं। तो दीज प्रोसेसेस हैव बिगन। और ये जो बड़ी जो कंपनीज है, कुछ हम बता देते हैं, बाकी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बताएंगे। इसमें अदानी का है, वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। JK लक्ष्मी सीमेंट है, इसकी बहुत आगे बाद इसको 47 एकर्स लैंड अलॉट किया जा चुका है। ब्रिटानिया है, न्यूज़ीन है, टाइगर एनालिटिक्स है, HCL जैसी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है। कुछ और आप डिटेल्स दे दीजिए। और जो हम लोगों ने बताया कि जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसमें 132 ने प्रोडक्शन का कार्य भी शुरू कर दिया। और मैडम ने जो जोड़ा है, उसके अलावा प्रिंस पाइप्स एक कंपनी है जिसका कि बड़ा निवेश राज्य में हुआ है। इसके अलावा JK लक्ष्मी सीमेंट मैडम ने बताई दिया, चंद्रिका पावर लिमिटेड, फाइनेक्स स्टील, APCL, एयरटेल, In Delhi with the Honorable Industry Minister, Government of India, and all the state industry minister and secretaries were called. और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही है। जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम है, तो उन्होंने कहा है कि स्टेट्स को उस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि जो भी निवेश आ रहा है, चाहे वो देश का हो या बाहर का भी है, क्योंकि इंक्लूसिव अब हर एक राज्यों में FDI जा रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों तक सीमित है। तो ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग को भी एक अपॉर्चुनिटी दे देगा कि जो कंट्रीज़ निवेश के लिए कोई डेस्टिनेशन खोज रही हैं, उसमें बिहार भी प्रमुखता से वो दिखेगा। इसके अलावा जैसे इन्वेस्ट इंडिया है, आप जानते होंगे, जो भारत सरकार के साथ मिलके जो निवेशक आते हैं, उनका एक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है जो फैसिलिटेट करते हैं। तो वहाँ से हम लोग लगातार संपर्क में हम लोग हैं। तो आशा है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर हमारे यहाँ FDI की भी संख्या हमारे यहाँ बढ़ेगी। सर, ये जो रोजगार सृजन को लेकर के जो आंकड़े दिए गए हैं, उसमें लग रहा है 1,40,000 के आसपास तकरीबन आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो लक्ष्य तय किया है, वो लगभग 20 लाख के आसपास वो तय किया गया है, क्योंकि इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा रोजगार देने के लिए। तो आप लोग अपने लक्ष्य तक कहाँ तक पहुँच पाए हैं, और कितना लगता है और अचीव करना बाकी है?
देखिए, इसमें दोनों तरह से आपको देखना पड़ेगा। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी गणना आप करें, मतलब जो स्वरोज़गार पर हम जा रहे हैं या उनके साथ जुड़े हुए अगर कोई आज एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कोई इकाई शुरू होती है, तो अगर मिनिमम 4 लोग भी उस पे अगर जुड़ते हैं, जिनको जॉब्स मिलता है, तो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसके अलावा बड़ी संख्या में अगर कोई निवेशक आ रहा है, अगर आप देखेंगे कि अगर टेक्सटाइल सेक्टर में ही हमारा निवेश बढ़ता है या अगर कोई बड़ा समूह आता है, तो उससे भी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर देखेंगे आप, तो जैसे जैसे निवेश जुड़ा हुआ है सीधे जॉब्स क्रिएशन से, तो हमारा इनफ्लो अगर बढ़ेगा तो जॉब्स का भी क्रिएशन होगा। और प्लस ये लघु उद्यमी योजना या स्टार्टअप या मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इन सबको अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से उद्योग विभाग इस जवाबदेही को से अवगत है कि एक बड़ी संख्या में, क्योंकि युवा भी हमारी ओर देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनको घर में काम मिले, तो हमारी पूरी कोशिश है जिस योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, आप सबकी शुभकामना से निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे उसमें। सर बुनकरों की सेटअप करें, अपने ऑफिस सेटअप करें। दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर जो छोटे उद्यमी हैं, उनको चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हुई या फिर बिहार लघु उद्यमी योजना, उसके माध्यम से हम उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करें, जिसके की डिटेल्स और फिगर्स भी आपके साथ शेयर किए गए। दूसरी तरफ इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए और खास तौर पे हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या भी और किसी भी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं या फिर बाहर से भी पढ़ करके यहाँ पर आए हैं, उनको उनके इनोवेटिव आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टअप्स के रूप में रजिस्टर करने, सीड फंडिंग प्रोवाइड करने का सपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। बियाडा के द्वारा आउटरीच प्रोग्राम्स और साथ में बिहार फाउंडेशन के साथ भी मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से भूमि प्राप्त हो जाए, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का लाभ दिया जाता है, ताकि उन्हें अलग अलग कंप्लायंसेस के लिए अलग अलग जगह या डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़े। और तीसरा, जो हमारे एग्जिस्टिंग उद्यम है बिहार में, जैसा कि फिगर्स है अभी लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 35 लाख एमएसएमईज हैं, तो उन एमएसएमईज के इकोसिस्टम को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सके, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस में कैसे बढ़ाया जा सके, उनको इजी कोलैटरल फ्री लोन्स किस प्रकार उपलब्ध हो सके, उनको नई टेक्नोलॉजी से कैसे अवेयर हो सके, उसके लिए भी विभिन्न कार्यक्रम जैसे सीडीपी या रैंप इत्यादि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी आपके फोल्डर्स में है। अब मैं अंतिम में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि यहाँ उपस्थित हम सभी को संबोधित करें। पूरे बिहार को लेके है, मतलब वो कोई डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ भी जिस इच्छा में निवेशक अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, उनको हम मदद करें। बिहार के हर एक हिस्से में हम उनको वेलकम करते हैं और बियाडा के माध्यम से हर एक हिस्से को हम लोग प्रोजेक्ट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। लेकिन अच्छा लगा आप सबकी जिज्ञासा और प्रश्न को देख के कि सबकी रुचि बढ़ रही है उद्योग में, तो ये एक पॉजिटिव दिशा में बिहार बढ़ रहा है, उसका भी एक उदाहरण है। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहेंगे कि इन्वेस्टर्स को बिहार की तरफ आकर्षित करने के लिए और यहाँ पे लाने के लिए हम लोग समिट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हमारा इस महीने की 13 तारीख को बॉम्बे में है, जहाँ पे हमारे पीयूष गोयल जी केंद्रीय मंत्री आएंगे मुख्य अतिथि के रूप में। यहाँ से उप मुख्यमंत्री और हमारी पूरी टीम मंत्री जी के साथ जाएगी और वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी संपर्क में हैं बहुत बड़े उद्योगपतियों से, और मुझे उम्मीद है कि जो 13 तारीख का जो बिजनेस समिट होगा मुंबई में, उससे भी बिहार में निवेशकों के आने की संभावना बढ़ेगी। कौन है मंत्री जी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।